हेलो एंड वेलकम टू द विद्यार्थी क्लासेज। चलिए, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिस पे आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इनके ईंटें मनके तथा अस्थियां, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करें किसकी, तो इस चैप्टर में बात किसकी करनी है भाई? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, देखा होगा आपने, हिस्ट्री की अपनी बुक देखी होगी, उसमें पहला चैप्टर क्या दे रखा है? हड़प्पा सभ्यता। यानी कि एक सभ्यता, सभ्यता मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक शहरीकरण हो, जहाँ का समाज जो है एक वेल मेंटेन तरीके से रहता हो। ठीक है, यही तो मतलब है ना सभ्यता का। सभ्यता मीन्स कल्चर। ठीक, जहाँ के अपने खुद के कुछ रीति रिवाज हो, तो वो सभ्यता है। हमें इस चैप्टर में किसकी बात करनी है? हड़प्पा सभ्यता की। आपने क्लास 11th में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना? तो ये सारी सभ्यताएं, मेनली 4 सभ्यताएं हैं। हड़प्पा, ठीक है, मेसोपोटामिया, चीन की जो सभ्यता थी यांगजी रिवर के आसपास वाली, ठीक है, और मिस्र की सभ्यता, है ना? तो ये सारी सभ्यताएं कहाँ बसी? नदियों के पास। ठीक, अब नदियों के पास क्यों बसी हुई हैं? क्योंकि मेनली जब ये सभ्यताओं का जो आप समय देखोगे, टाइमलाइन देखोगे कि कब ये शुरुआत हुई थी इन सभ्यताओं की, वो जो टाइमलाइन है, उस टाइम पे सिंचाई के लिए, खेती के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती थी? पड़ेगी तो ही, पानी की जरूरत तो चाहिए, सिंचाई तो करना है। लेकिन उस टाइम पे मेन सोर्स क्या था वाटर का? रिवर, है ना? इसलिए सारी सभ्यताएं कहाँ बसी? नदियों के किनारे बसी। ठीक है, तो हम बात करें इस चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में। 6000 से 1300 BCE के आसपास, यानी ईसा पूर्व के आसपास का कुछ समय है जो कि हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा, जिसे विकसित हड़प्पा भी कहते हैं, या जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमारा, जिसे हम विकसित हड़प्पा भी कहते हैं। ठीक है, विकसित हड़प्पा लिखा हुआ है मैंने तो। ठीक, तो मैच्योर हड़प्पा और लेटर, यानी कि 1900 से लेकर 1300 BCE तक का जो समय है। ठीक है, तो ये लेटर हड़प्पा का समय, यानी कि बाद का समय। हमें पढ़ना किसके बारे में है भाई? सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं मेन, तो किसके बारे में पढ़ेंगे? मैच्योर हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यानी जो विकसित सभ्यता है, 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का समय, है ना? अब कभी सोचा है कि जो इतिहास है, जो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, या चैप्टर जो क्लास 11th में आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उसकी जानकारी हमें मिलती है अलग अलग सोर्सेज, है ना? वो सोर्सेज क्या है, वो एविडेंसेस क्या है? तो पहला तो होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक, दूसरा क्या होता है? लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में अब 2 चीज़ें आएंगी। ठीक, 2 चीज़ें मतलब एक आएंगी। पहले क्या? मटेरियल रिमेन्स, यानी कि जो हमारी भौतिक चीज़ें, फिजिकल चीज़ें, बिल्डिंग्स वगैरह या घर वगैरह के स्ट्रक्चर बचे हो या कुछ भी बचा हो। ठीक, और जो लिटरेरी, यानी कि रिटन और मटेरियल दोनों आ जाता है। यानी कि जो हमारे पास कुछ मटेरियल्स वगैरह हैं, वही भौतिक अवशेष वगैरह हैं, या कुछ रिटर्न में हमारे पास है। तो ये चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं एविडेंसेस के तौर पर इतिहास को लिखने में, गढ़ने में। ठीक है, अब बात करें हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री को भी क्या किया? 3 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, पहला कैसा क्या है? प्री हिस्ट्री, यानी कि जिसमें सिर्फ, जिसको जानने के हमारे पास सोर्स क्या है? सिर्फ है मटेरियल रिमेन्स, यानी बचे कुचे जो अवशेष हैं, जो भौतिक अवशेष है, बिल्डिंग्स वगैरह, जो मिट्टी, खेत वगैरह, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम जानकारी, इनसे ही हमें मिलती है प्री हिस्ट्री की जानकारी। दूसरा हम बात करें प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि जिसमें मटेरियल का भी इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न भी है, यानी इस टाइम पे दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है, अभी बताया ना, लिटरेरी में रिटर्न भी है, मटेरियल भी है। तो प्रोटो हिस्ट्री में इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल्स भी है, रिटर्न भी है। लेकिन 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 यहाँ एक ट्विस्ट है, जो रिटर्न है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, है ना? ये जो रिटर्न है, ये क्या है? पढ़ा ही नहीं जा सका भाई। तो हमें इसके लिए भी, इसको भी जानने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? मटेरियल रिमेन्स का। ठीक है, अब बात करें हम हिस्ट्री, जो कि करंटली जिसके बारे में सारे चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें? मटेरियल भी है हमारे पास, रिटर्न भी है। हम दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों से ही हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है, अब बात करें आगे कि कुछ और चीज़ें आती हैं और तरीके से डिवाइड किया जाता है। ये देख रहे हो गया, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये सारे टाइम पीरियड है ना? ये 2.5 मिलियन बिलियन साल पहले के टाइम का सारा है पैलियोलिथिक। ठीक है, पूर्व पाषाण काल। ठीक, मीजोलिथिक, मध्य पाषाण काल, जो कि 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक का समय है। और नियोलिथिक, यानी कि नव पाषाण काल, यानी कि जो कि 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का समय है। फिर उसके बाद आता है आपका कॉपर का टाइम पीरियड, जो कि 4000 से लेकर 2000, यानी 2600 तक। और फिर ब्रॉन्ज का टाइम आता है आपका 2600 ईसा पूर्व से कब तक?
कॉन्टिन्यूस। उसके बाद गोल्ड वगैरह इस्तेमाल होने लगते हैं। 600 ईसा पूर्व के आसपास लोहे वगैरह का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो ब्रॉन्ज का आप कह सकते हो 2600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का BCE तक का समय। ठीक है, तो अभी क्या हमने समझा कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 6000 से लेकर 1300 ईसा पूर्व। इसको 3 पार्ट में बांटा, अर्ली, मैच्योर, लेटर। हमें पढ़ना इस चैप्टर में किसके बारे में है, तो मैच्योर के बारे में पढ़ना है। जो अब इनकी जानकारियां हमें मिलती कहाँ से है, तो अलग अलग एविडेंसेस, अलग अलग सोर्सेज का हम इस्तेमाल करते हैं। वो सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो भाई आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, जिसमें हम सिर्फ मटेरियल रिमेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ मटेरियल रिमेन्स है जिससे हमें जानकारी मिलती है। फिर है लिटरेरी सोर्स, यानी इसमें रिटर्न भी है और मटेरियल्स भी है, यानी लिखित में भी चीजें हैं, अभिलेख हैं, पट्टिकाएं, बहुत सारी चीजें हैं ना, और मटेरियल्स भी हैं। फिर उसके बाद प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी कि ये भी मटेरियल रिटर्न, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, और हिस्ट्री मटेरियल यानी कि और रिटर्न, दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, फिर ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कॉपर और ब्रॉन्ज। चलिए अब आगे क्या इस चैप्टर में बात करते हैं, यानी इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसकी खोज कैसे हुई। तो भाई खोज तो करने के लिए हम बात करें तो जब जो हमारे यहाँ पुरातत्व विभाग था, सर्वेक्षण विभाग था, उसकी शुरुआत हुई थी, तो उसी टाइम से ही इसके जो एविडेंसेस थे मिलने शुरू हो गए थे, है ना। तो जो कनिंघम थे, पहले डायरेक्टर जनरल थे, उनको सबसे पहले इसके एविडेंसेस मिले। उनके सामने उनके अधिकारियों ने क्या किया, एविडेंसेस ला के दिए, लेकिन उस टाइम पर उनको समझ में नहीं आया। ठीक है, बाद में फिर क्या होता है, दयाराम सैनी 1921 में, रखालदास बनर्जी 1922 में। दयाराम सैनी क्या करते हैं, हड़प्पा की खोज करते हैं। 1922 में रखालदास बनर्जी जो है वो क्या करते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं, ना। इन दोनों जगह की खोज की जाती है। 1924 में आते हैं, और 1924 में आके जो जॉन मार्शल थे वो इसका अनाउंस करते हैं कि हाँ, हमने क्या किया, एक नई सभ्यता को खोजा है, जिसका नाम क्या रखा इन्होंने, हड़प्पा सभ्यता, है ना। जैसे कभी कभी हम क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहाँ बसी है, ये सिंधु नदी के पास में बसी हुई थी। ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक, अब ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक, या ये इसे क्या बोलते हैं हम, कौन सी संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं। तो दोनों ही नाम है, आपको ये बताया अभी मैंने। तो यहाँ पर अलग अलग शैलियों का, यानी अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब इनके बारे में, यानी हड़प्पा नाम की जो जगह है, इसके जगह को कब खोजा गया, तो 2600 से 1900 टाइम पीरियड इसका माना गया। ठीक है, किसने खोला, 1921 में दयाराम सैनी ने खोजा इसको, लेकिन इसका टाइम पीरियड माना गया कि कब टाइम पीरियड रहा होगा, 2600 से लेकर लगभग 1900 ईसा पूर्व तक का समय रहा होगा हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, अब इसमें बात करें हम कि यहाँ पर इस्तेमाल या क्या क्या चीजें की जाती थी, तो यहाँ के जो लोग थे ना, इनकी जो संस्कृति थी, इनकी संस्कृति कैसी थी, ये लोग कृषि करते थे, ठीक है, पशुपालन करते थे और शिल्पकारी करते थे। ये सारे काम करते थे ये लोग, यानी कि यहाँ के लोग जो थे उनका जो जीवन यापन होता था वो किन चीज़ों से होता था, इन चीज़ों से होता था, कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी, ये सारी व्यवस्था यहाँ पर थी। और इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभी डिटेल में। ठीक है, अब इसमें बात करें कि वहाँ के जो लोग थे उनका जीवन यापन यानी निर्वाह किस तरीके से होता था। ठीक है, यानी खाने वगैरह के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, है ना। जीने के लिए तो भाई मेन इंपॉर्टेंट तो ये है ना, खाने के लिए मिल जाए, है ना। खाने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या जी पाएंगे हम, नहीं जी पाएंगे। ठीक, तो जो विकसित हड़प्पा संस्कृति है, जैसे अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में हड़प्पा को डिवाइड किया गया है। तो विकसित यानी कि 2600 से लेकर 1900 तक का जो टाइम पीरियड है ईसा पूर्व का, BCE का, उसमें बात करें तो इस टाइम पे ये संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति क्या हुई, अस्तित्व में आई, इसी टाइम पे ये विकसित हुई। ठीक है, यानी पनपी, दुनिया की नज़र में वही टाइम पीरियड मेन माना जाता है। ठीक, अब इन संस्कृतियों में बहुत सारे सामान जो थे, बहुत सारी वस्तुएं थी जिनका इस्तेमाल किया जाता था निर्वाह करने के लिए, यानी निर्वाह के तरीके में। ठीक, अब कौन से वस्तुएं थी, क्या थी, उसको जानते हैं। तो इसमें बहुत सारे पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं थी, जानवर थे, मछलियां थी, इनका ये लोग इस्तेमाल करते थे भोजन में। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ना, गेहूं का, ठीक है, फिर जौ है, दाल, सफ़ेद चना, तिल, मछली, और कहीं कहीं पे थोड़े बहुत मात्रा में चावल भी मिले, लेकिन उसके जो अवशेष हैं, चावल के जो दाने हैं वो बहुत कम मिले, तो ये माना जाता है कि चावल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ये लोग इस्तेमाल करते थे खाने पीने के लिए। ठीक है, वहाँ पर फिर जो हड़प्पा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ गुजरात वाले क्षेत्र में हड़प्पा के बाजरे के दाने मिले हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि बाजरे की भी यहाँ पर क्या की जाती थी, बाजरा भी इस्तेमाल किया जाता खाने के लिए। और फिर चावल के दाने यहाँ पर कम मिले, ये बताया मैंने, है ना। तो ये सारी वस्तुएं थी जिनका इस्तेमाल ये लोग करते थे भोजन के रूप में। ठीक, अब बात करें यहाँ पर कोई जानवर वगैरह भी पालते थे क्या, हाँ जी बिल्कुल पालते थे। ठीक है, पशुपालन भी होता था।
देखा ना हमने, पशुपालन, कृषि की बात कर ली, पशुपालन की बात करते हैं तो भेड़ है, बकरी है, भैंस है, सुअर है, तो ये कौन से जानवर थे? ये सारे पालतू जानवर थे, इनको ये लोग पाला करते थे, ठीक है। तो ये कुछ जानवरों के नाम मिले जो कि पालतू जानवर थे, जिनको वहां के लोग पालते थे, ठीक। अब बात करें कि वहां कुछ जंगली जानवर भी थे क्या? बिल्कुल थे भाई। कौन कौन से थे? तो वराह यानी कि जंगली जो सुअर होता है, जंगली सुअर, फिर हिरण है, घड़ियाल है, ये कुछ जानवर थे जो कि कौन से थे? जो जंगली जानवर थे, जंगलों वगैरह में पाए जाते थे। इनकी भी हड्डियां वहां पर हमें मिली है हमारे इतिहासकारों को, ठीक है। तो ये क्या था? निर्वाह के तरीके की, गेहूं, जौ, इन सारी चीजों, ये भोजन है इनका, ठीक है। ये क्या है भाई? तो भोजन है, ये पशुपालन का है और ये जंगली जानवर है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम यहाँ की कृषि प्रौद्योगिकी। अभी हमने क्या देखा कि किस प्रकार के भोजन वगैरह वो लोग करते थे, ठीक है, पशुपालन कैसे करते थे, कौन कौन से पशुओं को पालते थे। अब जानते हैं हम वहाँ के कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी कि कृषि टेक्नोलॉजी के बारे में, कि किस तकनीक का इस्तेमाल करके वो खेती वगैरह किया करते थे, ठीक। तो जब वहाँ पर कुछ जो इतिहासकारों को मोहरें मिली है, ठीक है, उन मोहरों पर कुछ चित्र वगैरह या फिर कुछ रेखांकन किए गए हैं, वहाँ से कुछ मृण मूर्तियाँ वैसी मिली, मिट्टी की मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हल चलाने के लिए, खेतों को जोतने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? बैलों का इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल करते थे? बैलों का प्रयोग करते थे वहाँ, ठीक है। तो उन लोगों ने यही अनुमान लगाया उन चित्रों के आधार पर, मोहरों के बने हुए चित्र, मृण मूर्तियों के आधार पर, कि बैलों का इस्तेमाल ये लोग करते थे किसके लिए? खेती करने के लिए, क्योंकि वहाँ से कुछ मिट्टी के खिलौने वगैरह मिले हैं जो कि ऐसे बने हुए हैं, बैल बने हुए जो हल चला रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के कुछ मिट्टी के खिलौने वगैरह वहाँ से मिले हैं इतिहासकारों को, ठीक। उसके बाद जो चोलिस्तान है और जो बनावली है जो कि हरियाणा में है, इन जगहों पर मिट्टी से बने हुए हल भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इन जगहों पर क्या मिले हमें? मिट्टी से बने हुए हल भी मिले हैं, ठीक। उसके बाद करें कि जो खेत वगैरह है, तो कालीबंगन वाला जो क्षेत्र है, जो कि कहाँ का? कालीबंगन, राजस्थान, तो वहाँ पर हमें कुछ खेत मिले हैं जो कि जुते हुए खेत, ठीक, जो क्या करते हैं? एक दूसरे को समकोण काटते हुए, यानी कि एक ही बार में, जैसे ये कोई खेत है, ये पूरा इतना बड़ा एरिया, अब यहाँ पर जो खेती की जाती है वो कैसे की जाती है? ऐसे ही, ठीक है। तो इसमें अंदाजा क्या लगाया कि जो ये वाली लाइनिंग है इसमें अलग तरीके की फसल उगाएंगे, और ये वाली लाइनिंग है इसमें क्या करेंगे? वो अलग तरीके की फसल उगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक ही बार में एक खेत में ये 2 फसल वगैरह की खेती कर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने अपनी प्लानिंग की थी, ठीक है। तो चोलिस्तान, बनावली में क्या मिला हमें? मिट्टी से बने हुए हल मिले। कालीबंगन जो कि राजस्थान में, वहां पर क्या मिले? खेत के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि जुते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है। और इस खेत में क्या बनाए गए? 2 समूह बनाए गए, यानी एक दूसरे को समकोण काटते हुए क्या किए गए? 2 तरीके की खेती वगैरह की जाने लगी। ये हमें देखा, यहाँ हमें देखने को ये चीजें मिलती है। उसके बाद ये जो पूरा इलाका था हड़प्पा वाला, ये कैसा इलाका है? तो अर्धशुष्क इलाका है, ठीक है। अब अर्धशुष्क इलाका है तो यहाँ पर वही पानी वगैरह की भी ज़्यादा जरूरत होगी, सिंचाई के लिए पानी की ज़्यादा नीड है, ठीक है। तो ये सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए वो कहाँ से आएगा? तो भाई सिंधु नदी का इस्तेमाल कर लो, ठीक है भाई। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र तो ऐसे होंगे जहाँ पर उसका पानी नहीं जाता होगा, तब क्या करेंगे? मोटर तो नहीं है, नदियों में पंप लगाए और पानी खींच लिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर हमें कुछ शोरतुगई नाम की जगह है जो कि कहाँ पर है? अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक। तो वहाँ पर कुछ नहर के साक्ष्य मिले कि वहाँ पर नहर थे जिनका इस्तेमाल किया जाता था किसके लिए? खेती करने के लिए, ठीक है। उसके बाद धौलावीरा नाम की जगह है गुजरात में, जहाँ पर हमें कुछ जलाशय यानी तालाब वगैरह के साक्ष्य मिलते हैं, यानी यहाँ के लोग जलाशयों का इस्तेमाल करते होंगे सिंचाई करने के लिए, ठीक है। पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र में भी कुछ ऐसा माना जाता है, वहाँ पे साक्ष्य तो नहीं मिले नहरों के, लेकिन मानते हैं कि हो सकता है वहाँ भी किसका इस्तेमाल करते होंगे? नहरों का इस्तेमाल वो लोग करते होंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि अभी उसमें क्या होगा? मिट्टी विट्टी भर गई, गाद वगैरह भर गई, तो नहर क्या हो गए? नष्ट हो गए, ठीक है। तो ये अंदाजा लगाया जाता है, अनुमान लगाया इन लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग पानी का प्रयोग करते थे किसके लिए? सिंचाई करने के लिए, ठीक है। चलिए, अब आगे क्या है? मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, यानी कि एक प्लान्ड शहरी केंद्र, ठीक है, प्लान्ड शहर। यानी कि अब बात करें इसमें तो शहरी केंद्र मतलब एक शहर, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे थे। तो उसमें अब किसकी बात करेंगे? मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे मेन विशेषता है वो तो यही है ना, शहरी केंद्र, नियोजित शहर, यही है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे एक जो इम्पोर्टेंट पहलू है, अनूठा पहलू है,
वो क्या है भाई, तो शहरी केंद्रों का विकास होना। ठीक, अब यहाँ पर शहरी केंद्रों का विकास कैसे हुआ, तो यहाँ पर बस्तियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलती हैं, बस्तियां। वो भी किस प्रकार की, दो प्रकार की बस्तियां, पहली दुर्ग और दूसरी कौन सी है, निचला शहर। निचला शहर में कौन रहेगा, आम जनता। दुर्ग जो है वहां पर अलग अलग कामों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेनली जो दुर्ग था वो कैसे बनाया जाता था, नीचे मेन चबूतरा बनाया जाता था। ठीक है, ईंटों से वगैरह, ईंट वगैरह डाल के, और उसके ऊपर फिर बिल्डिंग बनाई जाती थी। और निचला शहर क्या था, नॉर्मली नीचे बसा हुआ था, यानी कि नीचे इलाके में, मतलब वहीं। ठीक है, यानी कि मान लो एक पूरा इलाका है, यही इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसका एक भाग हमने क्या कर दिया, चबूतरे बना के ऊंचा कर दिया। ठीक है, वहां पर बिल्डिंग्स बनाई, और एक नीचे का हिस्सा रह गया जिसमें हमने घर बनाए, वो क्या रह गया, निचला शहर, जहां पर कौन रहेगा, आम जनता या आम लोग जो थे यहाँ पर रहते थे। ठीक है, तो उसको दो भाग में विभाजित करके ऊंचाई पर दुर्ग और नीचे जो बाकी जो इलाका है बड़ा सा, उसमें क्या बनाया गया, निचला शहर। ठीक है, जो दुर्ग की ऊंचाई किस वजह से होती थी, अभी बताया मैंने कि इसकी जो संरचना थी वो कैसे बनाई जाती थी, जो बेस उसका चबूतरा तैयार किया जाता कच्ची ईंटों से। ठीक है, कच्ची ईंटों से क्या करेंगे, चबूतरे को तैयार करेंगे, और उसके ऊपर से फिर अपनी बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे। दुर्ग को क्या करते थे लोग, चारों तरफ से घेर दिया करते थे। ठीक है, ताकि ये निचले शहर से अलग दिख सके कि ये अलग इलाका है। ठीक है, तो निचले शहर से अलग करने के लिए इसको क्या करते थे भाई, चारों तरफ से उसको बाउंड्री कर देते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर जो निचला शहर है उसे भी कभी कभार क्या किया गया था, घेरा गया था दीवारों से, ताकि ये भी फिर दुर्ग से अलग दिख सके, है ना भाई। तुम दुर्ग को अलग करोगे, हम अपने शहर को अलग नहीं करेंगे, है ना, दिखना चाहिए ना अपना भी। चलिए, तो जो निचला शहर है उसको भी दीवार से घेरा गया, और इसके अलावा जो बहुत सारे जो भवन थे, घर थे, उन्हें ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया, ताकि यानी उसका जो नींव रखने का काम किया गया, नींव ऊंचे ऊंचे चबूतरों पर रख के घर वगैरह बनाएगा। ठीक है, और ऐसा हमें देखने को मिलता है, या ऐसे लगता है कि पहले यहाँ पर क्या बनी होंगी, बस्ती बनी होगी। ठीक है, यानी बस्ती बनाने के लिए क्या किया इन्होंने, पहले हम यहाँ पर क्या बनाई होंगी, बस्ती बनाई गई होंगी। कैसे, अभी आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि पहले क्या किया, रोड्स वगैरह, नालियां बना दी, तब लोग यहाँ पर आके रहने लगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर क्या हुआ होगा, बस्तियों की प्लानिंग की गई हो, पूरा प्लान बनाया गया होगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग फिर क्या किया होगा, यहाँ पर इन लोगों ने क्या बनाए होंगे, पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया होगा। ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर तैयार किया होगा, ये वाला, यानी कि शहर या बस्ती तैयार की गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है कि यहाँ पर ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जो कि ईंट कौन से थे, तो कभी कभी कच्चे ईंटें, कभी इसको पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। जो पक्की ईंटें थी वो कैसे बनाए जाते थे, तो धूप वगैरह में सुखाकर या फिर भट्टी वगैरह में पकाकर उसको बनाया जाता। ठीक है, जिसकी जो लंबाई चौड़ाई कैसी होती थी, 1:2:4 होती थी, यानी कि इस अनुपात में बनाया जाता था। ठीक है, समझ गए, यानी कि ऊंचाई जो है वो क्या होगी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई कैसी होगी, 4 गुनी और 2 गुनी होगी, इस तरीके से बनाते थे। ठीक, समझ गए पक्का। अब चलिए बात करते हैं नालों का निर्माण, यानी कि इन लोगों ने अपने यहाँ पर नाले वगैरह कैसे बनाए होंगे। तो जैसे आप देखें, मेन शहरों में जैसे दिल्ली वगैरह है, यहाँ पर भी बारिश वगैरह में पानी कहाँ जाता है, रोड पे आ जाता है नालों का, है ना, तो ये समस्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कैसा विकास था, नालों का निर्माण कैसे किया गया, ये नियोजित जल निकास प्रणाली, यानी कि जल निकासी के लिए, पानी निकासी के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से प्लानिंग वगैरह की गई थी, और उसके आधार पर फिर क्या गया था, जल निकासी हो जाती थी। ठीक है, कैसे, तो ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नाली और सड़क वगैरह बनाने के लिए ग्रिड पद्धति, वही जैसे इसमें करते थे। यानी ये मान लो एक गली जा रही है, ठीक है, आगे जाके क्या होगी, या यहाँ से दूसरी गली जा रही है, एक दूसरे को वो समकोण काटेगी, टेढ़ी मेढ़ी गलियां नहीं होंगी, बिल्कुल सीधी सीधी रोड वगैरह, गलियां वगैरह होंगी। इसमें क्या होगा, ये इसे ही ग्रिड पद्धति बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समकोण काटते हैं। और पहले यहाँ पर ऐसा लगता है, पहले क्या बनाते थे लोग, नालियां, गलियां, फिर उसके अगल बगल में घर आके बनते थे, है ना। अब तो यहाँ क्या देखने को मिलता है, पहले घर बना लेते हैं लोग, फिर नालियां और गलियां सरकार बना रही होती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था, पहले नालियां और गलियां बनती थी, फिर यहाँ पर आके लोग अपने अपने घर बना लेते हैं। ठीक है, समझ गए इतना। चलिए, तो अब आगे क्या है, यहाँ पर गृह वास्तुकला की बात करते हैं। ठीक है, कि घर वगैरह कैसे बनाए जाते थे। तो यहाँ पर जो मेन, जहाँ पर लोग रहते थे, आवासीय जो क्षेत्र था, ठीक है, आवासीय भवन, रेजिडेंशियल जो इलाका था, वो कौन सा था, निचला शहर। यानी कि जो आम जनता थी, लोग थे, वो कहाँ रहते थे भाई, निचले शहर में रहते थे। ठीक है, अब निचले शहर में घर होते कैसे थे उसकी बात करें, तो जो निचला शहर है वहाँ पर क्या बनाए गए थे, एक जो घर होता था उसमें मेन बीच में क्या होता था, एक आंगन। ठीक है, एक बीच में आंगन है, उसके चारों तरफ क्या बनाए जाते थे, फिर कमरे बनाए जाते थे। ठीक है, यानी आंगन है, उसके चारों ओर क्या बनाएंगे लोग, कमरे बनाएंगे। ठीक, उसके बाद
यहाँ पर और क्या देखा गया है कि जैसे आंगनों का इस्तेमाल किसके लिए करें, खाना वगैरह पकाने के लिए, ठीक है, या महिलाएं जो अपने कुछ छोटे मोटे काम कताई बुनाई वगैरह करती हैं, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ पर, वो सारा कहाँ होता था, आंगन में ही किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ की एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है कि आप प्राइवेसी के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है, एकांतता, ठीक, क्या ध्यान देते थे प्राइवेसी के ऊपर ये लोग। तो जो यहाँ के लोग हैं वो, जैसे जो दीवारें हैं, जो घर की मेन दीवारें हैं, तो उसका जो मेन जो गली की तरफ वाला जो दीवार है, यानी कि फ्रंट जो इलाका एरिया है उसका घर का, उसमें कोई खिड़की नहीं होगी, यानी कि गली से आप घर के अंदर की तरफ झांक नहीं सकते, वहां पे कोई खिड़की नहीं है, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए, प्राइवेसी के लिए, कि घर में डायरेक्ट कोई झांके ना, ठीक है। प्लस में जो उनका जो मेन दरवाजा था, जब वो खुलता था ना, तो मेन दरवाजा डायरेक्ट आपको अंदर का जो घर का अंदर का जो एरिया है वो नहीं दिखेगा, यानी बीच में इस तरीके से संरचना बनाई जाएगी, ईंट वगैरह से दीवार एक खड़ी की जाएगी कि पहले आप क्या करोगे, दरवाजा खोलोगे तो आपको कुछ अंदर का दिखे ना, ठीक। फिर जब आप अंदर जाओगे तो घूम के ऐसे जाना पड़ेगा, इस टाइप का कुछ उनका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था। यानी कि यहाँ पर यही देखने को मिलता है कि वो लोग खिड़की वगैरह नहीं बनाते थे ग्राउंड फ्लोर वाले में, और फिर इस तरीके की जो मेन गेट वगैरह वो ऐसे बनाते थे जहाँ पर डायरेक्टली आप अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ वगैरह देखने को मिली है कि अगर आप सेकंड फ्लोर यानी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप जाना चाहो, ठीक, या फिर छत वगैरह पे जाना चाहो, तो आप कहाँ कैसे जाओगे, सीढ़ियों का इस्तेमाल करके, ठीक है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो घर हैं वहाँ पर क्या करते थे ये लोग, कुछ बाहर से आके रहने वाले लोगों के लिए, जो बाहर कोई गेस्ट वगैरह है उनके लिए भी एक कमरे वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है। और इनके आंगन में एक कुआं जरूर मिलता था लगभग घरों में, ठीक है, जिसका इस्तेमाल ये लोग करते थे। तो टोटल लगभग वहाँ पर लगभग 700 कुएं के आसपास वहाँ पर मिले, ठीक। चलिए अब बात करते हैं दुर्ग की संरचना कैसी थी, ठीक। तो दुर्ग का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, अभी बताया था, किसी खास इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, ठीक, विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन, जैसे पूरे गांव या पूरे बस्ती वगैरह पूरे इलाके के लोगों को मिलकर उसमें पार्टिसिपेट करना, वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, दुर्ग का, ठीक। अब दुर्ग में होता क्या था, मेनली वहां पर बड़े स्नानागार थे और माल गोदाम, यानी सामान वगैरह रखने के लिए, ठीक। अब जो माल गोदाम के अवशेष हैं पूरे तो बचे नहीं, नीचे का हिस्सा बचा है, ठीक है। माना जाता है छत वगैरह जो हिस्सा हो कैसा होगा, लकड़ी वगैरह का होगा, तो वो गिर गया होगा, खराब हो गया होगा, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है जो ईंटों से बना था वो बचा हुआ है। और फिर यहाँ पर क्या देखने को, बड़ा सा स्नानागार, जो कि कैसा, आयताकार जलाशय होता था, ठीक है, जहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ियाँ होती थी उसके अंदर जाने के लिए, ठीक है। यानी कि इस तरीके के बनाए जाते थे, यानी इसके चारों तरफ गलियारा है, रास्ता है तालाब के, ठीक। फिर बीच में क्या है, उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में क्या बनाया गया, सीढ़ियाँ बनाई गई वहां अंदर जाने के लिए, ठीक है। और इसके आगे क्या है, इन गलियारों के दोनों तरफ क्या थे, 4-4 स्नानघर इन लोगों ने बनाए थे, ठीक है। यानी कि बाद में फिर उससे निकल के आपको नहाना वगैरह है, कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, तो वहां जाके आप कर सकते हो, ठीक है। अब जलाशय के किनारों को क्या किया जाता है, जलाशय जो तालाब बनाते थे मिट्टी खोद के, यानी कि तालाब बना के नहीं, उसमें ईंटों से पूरा उसका स्ट्रक्चर तैयार करते थे, बेस भी ईंट का होता था, चारों तरफ से भी ईंट का बनाते थे, कैसे, जिप्सम वगैरह का इस्तेमाल करके उसको ईंटें जोड़ा करते थे, ठीक है। तब जाके उसमें पानी भरते थे, ठीक। इसके तीनों ओर क्या बने हुए थे, रूम्स बने थे, कक्ष बने हुए थे, ठीक है, जिनमें एक में से क्या होता था, एक बहुत बड़ा कुआं भी होता था एक में, और जलाशय से पानी क्या होता था, जो खराब पानी जो बाहर निकालना है जो भी, तो उसके लिए नालियां वगैरह बनाई गई थी ताकि वहां से वो निकल सके, ठीक है। और इसके उत्तरी, यानी इसका जो उत्तर क्षेत्र है, उत्तर वाले में, जलाशय के उत्तरी क्षेत्र में एक गली से दूसरी ओर क्या थे, लगभग छोटी छोटी 8 स्नानघर बनाए हुए थे, ठीक। यानी कि बताया ना अभी, दोनों तरफ क्या क्या 4-4 स्नानघर बनाए गए थे, ठीक है, समझ गए। अब जितने भी स्नान करते सब में नालियां वगैरह, ताकि पानी निकल सके, ठीक है, वो बड़े नाले में जाके मिल जाती थी। इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, और ये जो संरचना है ये अनोखा था, अलग था, इसीलिए इस संरचना को ऐसा माना जाता है कि ये लोग किसके लिए इस्तेमाल करते होंगे, किसी विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए या अनुष्ठानिक प्रयोजन के लिए, यानी कि पूजा पाठ, ठीक है, पूजा पाठ वगैरह में इसका इस्तेमाल ये लोग करते होंगे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। समझ गए इतना, पक्का। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो भी अभी पढ़ाया समझ में आया होगा, ठीक है। फिर बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट अगले पार्ट में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। कुछ समझना है तो ज़रूर डाउट पूछ लें, कमेंट करें, ठीक है। चैनल जो है उसको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।